हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रोयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो सबको पता चल गया होगा थंबनेल को देखकर। जी हाँ, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे वो रहेगा आपका मॉडल पेपर में दिए गए 5 अंक प्रश्न, यानी कि 5 नंबर, यानी कि दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है आपका, जो कि आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई आपको 4 बनाना होगा, जिसके लिए निर्धारित अंक कितने होंगे? 5 होंगे। उसके क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। तो बस सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त होंगे वो भी क्लास में आ जाएं और सब मिलजुल कर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग जो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने होगा। क्वेश्चन कहा गया आपका, बोला गया एक मीनार है। क्या बोला गया? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। फिर बोला गया भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बोला गया मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या? यानी कि देखिए, एक मीनार है, एक भवन है। मान लीजिए एक मीनार है, एक भवन है, इसके इस पाद बिंदु, निचला बिंदु एक का आपका ऊपर रहेगा। तो देखिए हम बारी बारी से आपको हर एक क्वेश्चन बताएंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। चलिए देखिए यहाँ, चलिए मान लेते हैं कि ये आपका रहा, ये हो गया आपका मीनार, ये हो गया समतल भूमि, ये हो गया आपका भवन। ऐसा हम मानते हैं ए बी सी और डी। ए बी का मान लिया, हम मीनार मान लिया। क्या मान लिया? बोला गया कि एक मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई साथ साथ आपको मालूम है कितना मीटर? 60 मीटर। क्वेश्चन में देखिएगा, दिखाई पड़ रहा आपको 60 मीटर मालूम है। 60 मीटर कौन है? तो मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई कितना? 60 मीटर, यानी कि ए बी का आपका मीनार है। तो आपका सी डी क्या होगा? तो सी डी आपका भवन होगा, घर होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में कहा है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु मतलब निचला बिंदु, तो मीनार का निचला बिंदु कौन है? आपका बी है ना। ये मीनार का ऊपरी बिंदु है, ये मीनार का निचला बिंदु है। तो पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर कौन है? तो सीधी आपका भवन है, इसका शिखर कौन होगा? यहाँ उसको मिला दीजिए, यानी कि मीनार के निचला बिंदु को भवन के ऊपरी बिंदु से मिला दीजिए। मिला दिए। इसका बोला उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे से बनता है, अपने कोण ऊपर से बनता है, यानी कि ये जो एंगल है वो बोला गया आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री बोला गया? उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन बोला गया आपका भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चलिए इसको हम लोग उससे मिला लेते हैं। पूरा कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे आपको, थोड़ा घबराइएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा क्लास आज लंबा होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे सब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे तो प्रोसेस होगा सब क्वेश्चन में, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो अब उन्नयन कौन कर लिया। फिर बोला गया कि भवन की ऊंचाई क्या होगी? भवन की ऊंचाई आपका ये, इसको मान लेते हैं एच, और दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, उसको मान लेते हैं एक्स मीटर, ये हो जाएगा आपका एच मीटर। ऐसा हमने माना। अब क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ पे कुछ शब्दों में पहले मान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, माना कि, जिन स्टूडेंटों को आता हो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। माना कि ए बी, एक क्या आपका मीनार, ए बी आपका मीनार है, जिसकी ऊंचाई जो है ना, ये भी हमें मालूम है कितना बराबर? 60 मीटर। माना कि ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना? 60 मीटर है, जो कि क्लियर है डायग्राम से भी, ठीक है। चलिए फिर यहां पे हम कर सकते हैं आपका, माना कि सी डी एक क्या आपका भवन है, जिसकी ऊंचाई हम कितना मान लिया? जिसकी ऊंचाई कितना माने हैं? तो ये मान लिया हम यहाँ पे एच मीटर। भवन की ऊंचाई तो हमें निकालनी है ना, तो भवन की ऊंचाई हम मान लिया कि वो कितना मीटर है? एच मीटर है, ठीक है। और ये जो आपका एक्स है वो भवन और मीनार की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, तब तो उन्नयन कोण बन रहा है दोनों पे। तो
आपका दोनों की दूरी बराबर x। देखिए हम आपको इस प्रोसेस से बताएंगे, आप अगर इसी तरह से बनाइएगा 4.5 नंबर भी नहीं मिलेगा, पूरा पूरी 5 नंबर मिलेगा, पूरा पूरी 5 नंबर आपको मिलेगा। तो पूरा कंसेप्ट के साथ यहाँ पे समझते रहेंगे आप लोग। इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए देखिएगा तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना समकोण त्रिभुज? दो समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज का नाम होगा ए बी और डी, जिसमें इसका कोई काम नहीं होगा। देखिए ए बी सी, ए बी और डी समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला बी जो है ना वो 90 डिग्री का लगा, चूंकि बिल्कुल सीधा, ये 60 डिग्री। तो हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। किसमें बात कर लेते हैं? त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी आपका समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आपको मालूम है लंब, चूंकि एंगल 60 वाला है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। और लंब और आधार जो फॉर्मूला होता है, लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है? जो होता है आपका टेन का। किसका होता है? टेन का फॉर्मूला होता है। लंब आधार किसका फॉर्मूला? टेन का होता है। तो टेन का लगाइए यहाँ पे, तो इसीलिए आपका क्या होगा? टेन। एंगल कितना है? 60 है, ये वाला है ना। तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना आपका? 60, अब बटा आधार कितना आपका है? तो ये x है। इसका वैल्यू टेन 60 का वैल्यू, इसलिए ट्राइगोनोमेट्री के जो मान है वो आपको याद होना चाहिए। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, बराबर हो जाएगा आपका 60 बटा कितना आपका x। इसके बटा कुछ नहीं तो एक होगा, क्रॉस गुना कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा √3 गुना में x, अब बराबर हो जाएगा आपका 60 है, 60। इसको कर लीजिए बराबर के उस पार, तो x बराबर हो जाएगा आपका 60, अब बटा होगा आपका √3, कितना होगा? 60 बटा √3। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं यहां से x का वैल्यू, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग, फिर देखिए यहाँ पे, फिर दो समकोण त्रिभुज आपको पहले ही बता दिए। तो ये एक आपका समकोण त्रिभुज, ये वाला, इसका नाम क्या होगा? सी डी और बी, क्योंकि दो लंब है आपका, दो 90 डिग्री बन रहा। जो भी खंबा होता है, जो भी मीनार होता है, जो भी भवन होती है, वो क्या होती है? बिल्कुल उसकी दीवारें क्या होती है? सीधी होती है। लेकिन यहाँ पे 90 है, तो सी डी और क्या होगा? आपका बी होगा, जिसके लिए एंगल कौन काम करेगा? 30 डिग्री काम करेगा। त्रिभुज सी डी बी में, किसमें? त्रिभुज सी डी बी में। तो इसके हिसाब से यहाँ एंगल जब बन रहा है, तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका आधार। तो लंब बटा आधार यहाँ भी है, सेम टू सेम है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो होता है टेन का। लेकिन यहाँ पे टेन 60 नहीं लिखेंगे, एंगल क्या बन रहा है? ये वाला, चूंकि इसका कोई काम नहीं रहा, इसका कोई काम नहीं रहा आपका, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज आपका दिख रहा है, ये 60 का भी कोई काम नहीं रहेगा। तो आपका डायग्राम कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। यहाँ पे 30 है आपका, यहाँ h है, यहाँ x है ना। तो टेन और एंगल कितना? 30 डिग्री। लंब कितना आपका? h, आधार कितना आपका? x। लंब कितना? h, आधार कितना आपका? x। अब यहां से क्या करेंगे? टेन 30 का वैल्यू रख दीजिए। किसका वैल्यू? टेन 30 का वैल्यू। तो कितना होता है? तो होता है आपका 1 बटा √3। कितना होता है? 1/√3, 1/√3 इक्वल h। h यहाँ पे देखिए, h का वैल्यू तो h है और x है, तो x लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं? क्रॉस गुना, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई है ना, कैचिया को ऐसे करते हैं ऐसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए √3 गुना h बराबर क्या होगा? आपका x। गुना क्या होगा? √3 को किससे गुना करना पड़ेगा? h से, और x को 1 से। हमें निकालना किसका वैल्यू है? तो निकालना हमें भवन की ऊंचाई का, निकालना भवन की ऊंचाई, जो जिसको हम मान चुके हैं कितना? h मीटर, यानी कि h का वैल्यू निकालना। तो कहीं ना कहीं इसको उस पार भेजना पड़ेगा और x को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है आपको? देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ पे दिख रहा है 60 बटा √3 है ना, 60/√3 लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे √3 इंटू में h बराबर 60 बटा में √3। देखिए कैसा कर दिया, समझ लीजिए फिर से। ये जो h है जैसे ये था वैसे लिखे, x को हटा है और x का वैल्यू कितना आता है? देखिए तो x का वैल्यू कितना है? तो 60 बटा में √3 है, बस यहाँ पे 60 बटा √3 रख दिए। अब इसको √3 को उस पर भेज देंगे तो आपका h का मान निकल जाएगा। तो h बराबर, देख समझते चलेगा, 60 बटा √3। यहाँ देखिए जैसे ही उसको उस पर भेजेगा ना, तो ये हो जाएगा भागा में √3 का होगा आपका, डिवाइड में √3, और उसको ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/√3 का होगा आपका, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिएगा, देखिए आपका आ गया आंसर, h बराबर
60 को 1 से गुना कीजिए 60, अब बटा √3 को √3 से गुना कर देंगे, कितना होगा आपका 3, चूंकि √9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से काट लीजिए, इसको 3 से भाग कर दीजिए 60 में, तो कितना होगा आपका 20, क्योंकि 20 तिहाई कितना होता है 60 होता है। एच का वैल्यू कितना आया 20 आया, एच का वैल्यू 20। एच क्या था देखिए तो भवन की ऊंचाई, क्या आपका भवन की ऊंचाई, यानी कि सीधी जो है भवन की ऊंचाई थी जिसको माने थे हम लोग एच, तो निकले कितना आया भवन की ऊंचाई 20 मीटर। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे भवन की ऊंचाई कितना, भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एक्सरसाइज नंबर 9 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है 5 नंबर वाले में। वैसे ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, 5 नंबर वाले में क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो ये मॉडल पेपर के आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, मॉडल पेपर के क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर है, तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि हम आपको जस्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न भी बताने वाले हैं। चलिए इतना ठीक है, चलो तो यहाँ से हम साफ कर देते हैं यहाँ से। तो जो क्लास में को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे सब स्टूडेंट, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो क्लास है, जो कि प्रत्येक शाम आपको क्लास यहाँ से मिल जाएगी, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। इतना हो गया आपका क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, चूंकि इसमें जो पूछता जो है 5 नंबर वाले में, वो आपका एक आलेख होता है, क्या होता है आपका आलेख, जिसको हम लोग बनावट भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। एक होता है बनावट, और एक आलेख होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, जिसमें हम लोग आलेख खींचते हैं, वो सब भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो कि 5 नंबर वाले में ही से ही लिया गया, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने आ गया होगा। कहता है यहाँ क्वेश्चन में, एक क्रिकेट टीम के कोच, अब जानते हैं सब लोग बहुत काफी लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, बोला गया क्रिकेट टीम में के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे, जैसा कि आपको दिख रहा है, कितना बल्ला 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा, 7 बल्ला और 6 गेंद। क्वेश्चन आपका यहां से होना चाहिए, जब तक आपका क्वेश्चन यहां से नहीं होगा ना आंसर आप नहीं बना सकते, इसीलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, ठीक है, यहां सेट कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए। फिर बोला बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा, फिर एक बार खरीद के लाके रख दिया घर पे, फिर गया दोबारा, लगा उसको कि बहुत सस्ता मिल रहा है, जाते हैं फिर से ले आते हैं, आगे आका ओ भाई साहब 3 बल्ले और 5 गेंद दे दीजिए। अब वो 1750 रुपया निकाल के दे दिया, 1750 रुपया निकाल के दे दिया। तो बताना हमें, फाइनली बताना हमें, लिया वो बताना हमें है, बताइए एक बल्ले की कीमत कितनी थी और एक गेंद की कीमत कितनी थी। हम भी कहेंगे बाबू घबराओ नहीं, हम आपको बताते हैं, तुरंत बताते हैं कि एक बल्ले की कीमत कितनी थी और एक गेंद की कीमत कितनी थी। ठीक है, आप लोग को भी जिनको नहीं आता हो देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बता देंगे कि एक बल्ले की कीमत कितनी होगी और एक गेंद की कीमत कितनी होगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज क्लास का इसमें क्या आ गया, ऐसे मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ले की कीमत कितना मान लेते हैं 100 रुपया, कितना मान लेते हैं एक बल्ले की कीमत 100 रुपया मान लेते हैं। फिर जो है एक गेंद भी खरीदा साथ में, तो फिर मान लेते हैं कि एक गेंद की कीमत कितना रुपया मान लेते हैं y रुपया मान लेते हैं। एक गेंद की कीमत कितना रुपया मान लेते हैं y रुपया, क्योंकि मालूम तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक बल्ला 100 एक गेंद 20 रुपया, क्लियर आंसर आ जाएगा। हमें तो आंसर मालूम है नहीं, तो हम आंसर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यही चर मान का सहायता लेंगे, कोई भी चर मान ले सकते हैं, a b c d x y m n कुछ भी ले सकते हैं। आइए अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं क्वेश्चन के तो प्रश्न से। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता देखिए उनको भी समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए कैसे समझ में आएगा, सपोज हम कहें कि एक कलम की कीमत, जैसे मार्कर है, ये मार्कर है, हम कहें एक मार्कर की कीमत 20 रुपया, कितना रुपया 20 रुपया एक की कीमत। तो हम कहें 5 मार्कर लेंगे, उसकी कीमत कितनी होगी, तो आप 20 मतलब 20 पंचे 100 रुपया, कितना रुपया 20 पंचे 100 रुपया। यानी कि आप क्या किए
जो भी संख्या है, जितने पीस हम लेंगे, जितने पीस ये लेंगे, उतना को 20 से गुना कर देंगे, उतना को 20 से गुना कर देंगे। अगर हम 20 पीस ले लें या 10 पीस ले लेंगे तो 200 रुपया देंगे, क्योंकि 20 रुपया का कीमत है कि नहीं। अगर हम 20 पीस ले लें तो 20 को 20 से गुना करके देंगे, 400 रुपया देंगे। वही बात यहाँ करने वाले हैं। तो पहले किया था और बोला था कि हम 7 बल्ले लेंगे, तो बल्ला की कीमत कितना, x है ना, तो 7 को x से गुना करना पड़ेगा, 7x, ये हो गया 7 बल्ले की कीमत। अब प्लस 6 गेंद, होगा 6 गेंद की कीमत, 6 गेंद, एक गेंद की कीमत कितना भाई है, गुना कीजिएगा, मिला के देता है 3800 रुपया। अब कहेगा सर बीच में प्लस क्यों, क्योंकि बल्ला की कीमत और गेंद की कीमत दोनों को मिला के यानी कि जोड़ के देता है कितना रुपया, 3800 रुपया। इसको करने कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि जो लगातार में क्लास में बने होंगे उनको तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि बहुत बार हम बता चुके भी हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है तो समझ लीजिए, तैयार हो जाइए कि ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, यही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि देता भी ऐसे ही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन भी दे सकता है, प्रैक्टिस में रहिएगा। फिर पुनः जो है वो फिर बोला कि वो 3 बल्ला, कितना बल्ला, 3 बल्ला और 5 गेंद, तो 3 बल्ला खरीदेगा तो कितना x होगा, 3x, आप प्लस 5 बल्ला मतलब 5y, 1750 रुपया देगा, 1750 रुपया दोनों मिला के। ये समझ में आ गया ना। 3 बल्ला है और एक बल्ला की कीमत कितना है, सॉरी हाँ 100 रुपया, तो 3x से गुना कर देंगे, है ना। जैसे कहें एक बल्ला की कीमत 100, तो 3 बल्ला की कीमत क्या, 300, 3 से गुना कर देंगे, वही बात। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम निकाल लेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू, और आपका निकल के आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। x और y का आंसर तो देखे जाएगा आपका बल्ला और गेंद की कीमत। आप पे डिपेंड करता है पहले क्या निकालना चाहते हैं। चलिए हम पहले निकाल लेते हैं x का वैल्यू। तो जो समीकरण एक में y के बगल में है ना कितना 6 है, इसको 2 में गुना कर लीजिए। इसको हम लोग लुप्तीकरण विधि करते हैं, क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण। और समीकरण 2 में y के बगल में वो क्या 5 है, इसको 5 से गुना कर लीजिए। इसको सॉल्व करने की कई विधि, हम वर्ग गुणनखंड बताया, प्रत्यास्थान बताया, लुप्ति करनी बताया, तो आसान जैसे आपको लगे वैसे कर सकते हैं, फिलहाल यही तो आसान है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किया, समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं। दोनों का चिन्ह का समान है तो क्या होगा, आपका घटाने पर होगा, घटाव हो जाएगा। और समीकरण 2 किससे गुना होगा, तो समीकरण 2 जो है वो आपका 6 से गुना हो जाएगा। क्लियर इतना। समीकरण 1 5 से गुना, ये 5 आया कहां से, समीकरण 2 में जो y के बगल में रहेगा वहां से, ठीक है। और ये आपका समीकरण 2 में 6 कहां से आया, तो जो समीकरण 1 में रहेगा y के बगल में वो, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से कर जाएगा, चिन्ह एक जैसा रहेगा, घटाने पे अलग रहेगा जोड़ने पे। 5 से गुना कर लीजिए सबको, तीनों को 5 से गुना कर लीजिए, 5 सते करेगा 35 x प्लस 5 को 6 से गुना कीजिएगा, 5 6 कितना होगा आपका 30y हो जाएगा, बराबर 5 को 3800 से गुना कीजिए। देखिए 5 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 5 को 0 से, हम सब चीज करके दिखलाएंगे, हम सब चीज करके दिखलाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कोई कंफ्यूज ना करे कि हम कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। पूरा समझिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 अठे 40 के 0 हाथ से बच गया 4, 5 से 15, 4 कितना होता है आपका 19, से कितना होगा 19000, ठीक है। 3800 को 5 से गुना करेंगे 19000, तीनों गुना कर दें, 6 से तीनों गुना कीजिए, 6 त्रिक 18 1 से तो x प्लस 6 पंचे कहेंगे 30, अब है तो y बराबर 6 से गुना कीजिए 1750 को, देखिए 6 को 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 6 को 5 से गुना कीजिए 6 पंचे 30, और 30 से क्या लिखा जाता है 0, हासिल कितना बचता है 3, 6 सते 42, 42 कितना होता है 45, 45 के 5, हासिल कितना होता है आपका 4, 6 का 6 और 4 कितना होगा आपका 10, यानी कि 10,500 होगा जब हम 1750 को 6 से गुना करेंगे। बटा कर देना है अब। और देखिए घटाने पे है, किस पे है, घटाने पे है, तो सब नीचे वाले का चिन्ह का होगा बदल जाएगा, यानी कि सबको हम क्या करेंगे घटा देंगे। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस है तो नीचे माइनस कर दीजिए। क्योंकि घटाने पे है मतलब घटा देना, मतलब माइनस कर देना, माइनस को ही तो हम लोग घटाव करते हैं। ये आपका कट जाएगा, क्योंकि 30y प्लस में है 30y माइनस, जितना कमाया उतना खाया, कुछ नहीं बचा उसके पास। 35 कमाया 18 गवाया, मतलब 35 में से 18 घटाना है, घटाव का निशान घटाइए, x का x रहेगा
अब 15 चूंकि यहाँ से घटा हुआ है, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, 17 बच जाएगा आपका बराबर। और यहाँ घटा लीजिए तो 0 0, 5 में से 5 जाएगा 5, यहाँ जाएगा आपका 8, 1 कर जाएगा, यानी कि 8500। x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर 8500, और ये गुना में है उस पार कीजिए तो जाएगा बटा में 17, 17 पचे कितना होता है तो 85, यानी कि 500 आएगा। कितना आएगा x का वैल्यू? x का वैल्यू कितना आएगा आपका 500। 17 पचे 85 पर 2 जीरो है तो 2 जीरो, कितना आया 500। आपको पता चल गया कि एक बल्ले की जो कीमत है वो कितना 500 रुपया है, बहुत सस्ता में हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां से छुटकारा नहीं पाए हम लोग निकालेंगे गेंद की भी कीमत। ठीक है, तो गेंद की कीमत के लिए समीकरण 1 में x का वैल्यू रख देते हैं, 2 में भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए लिख लीजिए x का मान, किसका मान? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 1 में x का मान का करेंगे, डाल देंगे। समीकरण 1 कितना? बस यहां से लेकर यहीं तक है। ठीक है, वो 5 गुना बाद में हुआ। 7x प्लस में आपका 6y बराबर कितना आपका 3800। अब 2 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको y ही देके जाएगा। अब देखिए 7 गुना, चूंकि यहाँ पे गुना होता है, x का वैल्यू कितना है देखिए तो 500 है, दिखाई दे रहा ना, तो 500 लिख लीजिए यहाँ पे 500, 6y तो 6y, 3800 है तो आपका 3800 कर लीजिए, गुना कर लीजिए लोग, गुना 7 पचे 3500, कितना होगा आपका 7 पचे 3500 हो जाएगा। जब 500 को 500 का नोट रहेगा 7 पीस तो कितना होगा 3500 होगा। आप पास 6y तो 6y बराबर कितना आपका 3800, तो 3800। दोनों गिनती वाले को एक साथ कर लीजिए, इसको उठाइए उस पर ले चलिए, तो आपका हो जाएगा इधर कितना 6y, इधर कितना होगा आपका 3800, और माइनस में कितना होगा आपका 3500, कितना हो जाएगा 3500, क्योंकि ये 3500 प्लस में उस पर होगा माइनस में। फिर क्या होगा आपका 6y बराबर 3800 में से 3500 को माइनस कर दीजिए, तो 3800 में से जब 3500 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 300 बचेगा। कितना बचेगा 300, 300 बचेगा, बिल्कुल 300 बचेगा। निकलेगा y का वैल्यू, तो y बराबर 300, आइए गुना में 6 इस पर आएगा तो बट्टा में 6 हो जाएगा, भाग कर दिए 6 पंचे 30, 50। y का वैल्यू कितना है आपका 50 निकल गया। y का वैल्यू कितना निकल गया 50, और x का वैल्यू कितना निकला आपका 500। इस हिसाब से हम कह सकते हैं, इस हिसाब से जो x का था मेरा बल्ले की कीमत 500, गेंद की कीमत 50 रुपया, बस यहाँ पे लिख देना नीचे में और आंसर कर देना, यही तो बनता है सही। ठीक है, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे एक बल्ले की कीमत कितना, कीमत बराबर कितना 500 रुपया, 500 रुपया जरूर लिखिएगा। और एक गेंद है ना, गेंद की कीमत 50 रुपये, आंसर कर देंगे। एक बल्ले की कीमत 500 और एक गेंद की कीमत 50 रुपया, यही था क्रिकेट कोच का बजट, है ना, इसी हिसाब से मिला था। अब यहाँ करके भी आप देख सकते हैं, करके देखा, देखिए 7 बल्ला खरीदा मतलब 7 पचे 35 रुपए का बल्ला हो गया, इतना कंसेप्ट क्लियर। 6 गेंद खरीदा मतलब 300 का गेंद हो गया, मतलब कितना पैसा 38 रुपए, बिल्कुल आ गया। इसमें भी करके दिखा देते हैं। 3 बल्ला खरीदा मतलब 3 पचे 1500 रुपया, 5 गेंद खरीदा मतलब 250 रुपया, 250 रुपया, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 1750 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ डाल के करके देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सही आंसर है, और ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से पूरा कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ से क्लियर है तो इसको यहाँ से कर देते हैं साफ, ताकि हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूंकि जो भी क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस आप लोग आखिर तक ध्यान पूर्वक आखिर तक तो रहेंगे, लेकिन साथ साथ ध्यान भी यही रखना, पूरा आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट नहीं लिए जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। यहाँ से हम इसको अब कर देते हैं साफ, यहाँ से साफ कर देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन देखेंगे और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और जो दोस्त अब तक आपके क्लास में नहीं आए होंगे सबको शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्लास में रहे, तो खूब मजा आएगा आपको पढ़ने में भी
और हमें पढ़ाने में भी। चलिए ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो वो रहेगा आपका प्रश्न, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिएगा यहाँ पे द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, सॉरी 1 मिनट, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्या गया यहाँ पे, कोई बर्तन, क्या बोला, कोई बर्तन एक खोखला, क्या बोला गया, एक खोखले अर्धगोले के आकार का, किसके आकार का, अर्धगोला, कटोरी, कटोरी जानते हैं ना, प्याला, उसके आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला अर्धगोला लगा हुआ, ठीक उसके ऊपर एक खोखला अर्धगोला, क्या पे खोखला, सॉरी बेलन लगा हुआ, खोखला बेलन लगा हुआ है। फिर बोला गया आपको खोखले अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। कितना निकालना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में भी बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे देखिए आप। बोला गया आपका क्या है, तो ये बोला गया आपका एक, पहले बोला गया एक अर्धगोला, देखिए आप कैसे बनाएंगे अर्धगोला, फिर बेलन डालेंगे उसके ऊपर, ये रहा आपका अर्धगोला, ये रहा आपका अर्धगोला, ये रहा आपका अर्धगोला, ठीक है, ये रहा अर्धगोला। इसके ऊपर डाल देते हैं हम एक बेलन, क्या डाल देते हैं, एक बेलन, तो ये रहा आपका बेलन, ठीक है, ये रहा आपका बेलन, तो निकल गया, एक बेलन हो गया, ये रहा अर्धगोला, ठीक है, ये रही इसकी ऊंचाई। अर्धगोला का कटोरी है, इसमें व्यास मालूम है, देखिएगा कोई बात, इसका व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ना, ये 14 सेंटीमीटर दूरी दी गई है, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। और इसके साथ साथ पूरे बर्तन का ऊंचाई, पूरे बर्तन, ये पूरा बर्तन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक, पूरा यहां से लेके यहां तक। तो बोला गया बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो निकालना, अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो निकालना, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए कुछ नाम रख देते हैं पहले, क्या ए बी, यहाँ नीचे भी ले सकते हैं हम यहाँ पे कुछ, ठीक है, सी डी, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओ लिख लेते हैं। चलिए इसमें मान लेते हैं, क्योंकि देखिए अर्धगोला के ऊपर रखा हुआ है क्या, बेलन, अर्धगोला के ऊपर है बेलन, मतलब के दोनों की जो त्रिज्या होगी वो समान होगी, यानी कि बराबर होगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तो हम मान लेते हैं, चूंकि आपका जो अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास मालूम है, क्या मालूम है, व्यास कितना मालूम है, 14 सेंटीमीटर, अर्धगोला कितना व्यास है, 14, सब क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, अर्धगोला का व्यास क्या गया, 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सबको पता होनी चाहिए कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है, अब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। चलिए ये हो गया अर्धगोला का, इसीलिए आपका जो बेलन है, ऊपर जो बेलन लगा हुआ है, बेलन की जो त्रिज्या होगी, बेलन की जो त्रिज्या होगी वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ बेलन में ऊंचाई भी होता है, जो कि ये जो 13 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई नहीं है, पूरे बर्तन की ऊंचाई है। क्वेश्चन में देखिएगा पूरे बर्तन की ऊंचाई, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए 13 सेंटीमीटर, लगा दिए एरो यहां से लेके यहां तक। तो ध्यान से देखिएगा, तो बेलन की जो स्पेशल बेलन की जो ऊंचाई होने होगी वो ओ से लेके, चले यहाँ पर लिख देते हैं डी, एफ लगा देते हैं, ओ से लेके एफ तक होगी, जो कि स्पेशल बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। तो पूरा अगर 13 है आपका, अगर यहां से यहां तक ये 7 है, क्योंकि पूरा 14, ये आपका कितना होगा 7, तो ये जो नीचे गहराई भी है ये भी कितना होगा आपका 7 होगा, क्योंकि ये राउंड भी कितने पे घूमेगा, 7 सेंटीमीटर पे राउंड घूम जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका अर्धगोला की जो गहराई है वो 7 है, अर्धगोला की जो गहराई 7 है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो आपकी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए 7 ये वाला, यहां से लेके यहां तक 7, यहां से तक कितना 6, तो मैं 7 और 6 कितना होगा आपका 13। इसलिए यहाँ पे देखिएगा बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की जो
ऊंचाई होगी यानी कि h का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर। चूंकि पूरे बर्तन की ऊंचाई थी 13, 7 त्रिज्या तो 7 गहराई भी होगा उसका, उसके ऊपर कितना होगा 7 गहरा तो ऊपर कितना होगा आपका 6 होगा, तो 6 और 7 13 हो जाएगा। अब निकालना इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, सिर्फ अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इसका मतलब यह है कि बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दोनों को हम लोग कर देंगे ऐड, और आपका निकल के आ जाएगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब लिखते हैं, इसीलिए बर्तन, किसकी बात कर रहा है, बर्तन, बोला बर्तन तो हम लोग बर्तन की बात करेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होगा, क्षेत्र इतना सा काम था। फॉर्मूला जो होता है इसका, बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, तो बर्तन में कौन कौन से पार्ट है, तो बर्तन का ऊपरी पार्ट जो है वो आपका बेलनाकार है, और निचला पार्ट जो है वो अर्धगोलाकार है। और सिर्फ बात कर रहा है आंतरिक यानी कि सिर्फ अंदर अंदर, उसको कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। अब संपूर्ण होता है, संपूर्ण मतलब अंदर भी और बाहर भी, संपूर्ण मतलब पूरा। तो ये हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या होगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। प्लस होगा आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, यानी कि बेलन का निकाल लेंगे अर्धगोला का निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका कुल बर्तन कहलाएगा। अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच, फॉर्मूला होता 2 पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। और अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का संपूर्ण भी होता है वो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, चूंकि हम फॉर्मूला का क्लास करा चुके हैं, आप देखिएगा तो आपका पूरे फॉर्मूला का भी क्लास आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपको अधिकतर क्लास मैथमेटिक्स का करा चुके हैं। अब गेस क्वेश्चन चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा, गेस क्वेश्चन चलेगा, वीवीआई क्वेश्चन चलेगा। मॉडल सेट भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू सब का मॉडल सेट भी करा चुके हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों का फॉर्मूला लिख दिए 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है, आप देखिएगा ना, तो इसका भी त्रिज्या, अर्धगोला का भी त्रिज्या और बेलन की भी त्रिज्या दोनों बराबर है, इक्वल है। तो आप आर को भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 है वहां भी 2 है, वैल्यू तो वही है, पाई का वैल्यू आप कॉमन ले लीजिए तो आसान हो जाएगा आगे। 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर दोनों में 2 पाई आर है कि नहीं है, तो आप 2 पाई आर यहाँ से जब यहाँ आ गया तो यहाँ का बच गया, इस डिपार्टमेंट सिर्फ बच गया एच, का बच गया आपका एच, अब प्लस 2 पाई आर यहाँ आ गया तो यहाँ बच गया आपका आर। आप कहेंगे सर 2 पाई आर तो कर रहे हैं यहाँ आ गया, वहां आर कैसे बचा, बाबू यहाँ आर स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार है, तो एक बार आर यहाँ आ गया तो एक बार आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से डाल देंगे मान, वैल्यू डाल देंगे और आपका आंसर देखिए 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 7, चाहे वो अर्धगोला का हो चाहे वो बेलन का हो, 7 इंटू ब्रैकेट एच कितना, ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई स्पेशल, ठीक है, बेलन की ऊंचाई एच लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब प्लस में त्रिज्या कितनी आपकी 7, ये वाले 7 से ये वाला 7 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसको हम लोग कटना कहते हैं, क्या कहते हैं, कट गया या आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ से आपका बच कौन रहा, 2 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 22 बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका कितना 7 और 6 कितना होता है आपका 13, 7 6 13। और ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों ऊंचाई जो है ना आपस में जुड़ गई, ऐसा नहीं है, कॉमन लिए तो ऐसा हुआ, नहीं कॉमन अगर लेते 2 पाई आर का वैल्यू यहाँ डालते वहां डालते, फिर बाद में आपको भिन्न का जोड़ करना पड़ता। यहाँ पे पहले हम कॉमन ले लिए तो वो हमको सिर्फ यही जोड़ना पड़ा, बस इतने का फर्क है। अब इस कर लेंगे सबको गुना, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे और आपका हो जाएगा आंसर, देखिए 22 गुना 44। हम पूरा कंसेप्ट 22 गुना 44 पूरा कंसेप्ट के साथ बताएंगे, गुना करके भी दिखाएंगे, ठीक है। 22 गुना 44 ये हो गया आपका 7। अब यहां से कर लेते हैं गुना 13 से, कितना से 13 से गुना कर लेंगे तो 13 चौक कितना होता, तो 13 चौक 52, 13 चौक
52। कितना, चलिए यहाँ बना देते हैं, क्या कर देते हैं, 13 चौक कितना होगा आपका 52, 52 के 2, हासिल कितना बचेगा आपका 5। अब फिर 13 चौक कितना होगा आपका 52, अब 5 कितना होगा 57, कितना होगा आपका 57, 572 निकला। कितना निकला, 572 निकला। वो क्या निकला, तो यही बेलन बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, आंतरिक। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहीं पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए और आपका कर दीजिए क्या आंसर, क्योंकि इसी के पार्ट है। शायद यहाँ नीचे आपको नहीं दिखेगा या दिख भी सकता है, तो हम फाइनली यहाँ लिख दिए। इसके बाद का प्रोसेस आपका नीचे होगा, बस जस्ट इसके नीचे कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसके सामने कर लीजिएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर 2 ही बार आएगा आपका, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में स्क्वायर में आंसर आता है, जबकि अभी आयतन निकाला था तो वो क्यूब में होता है। तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन देखे आज के क्लास में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास को, फिर अगले क्लास में भी हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। फिर हम सोशल साइंस, साइंस और भी जो भी बुक है सबके क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे या जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप समय रहते बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स लेनी हो अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, वो मेरे दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, उनको नोट्स उपलब्ध करा दी जाएगी। नोट्स अभी बन रहा है, ठीक है, कुछ समय लगेगा, उसको आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।